Hello students, in our last class we have seen that how the search for genetic material was completed. तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसकी जो रिसर्च चल रही थी वो कैसे कंप्लीट हुई और फाइनली हमने ये जान लिया कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए ही होता है। तो अगली टॉपिक जो है हमारी वो ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद बताई गई है कि यस द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसमें हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि यस जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है। इस पर लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट है। एग्जाम पॉइंट व्यू से मैं बताऊं, अगर आपसे ये सवाल होता है प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो वहां पर हम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि वहां पे प्रूफ करना होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में आपको यही पढ़ाने वाले हैं हम कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका प्रूफ है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव मॉडल में आने वाला सवाल जिसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो किसी भी बोर्ड से आप हो तो एक क्वेश्चन हर साल इस मॉडल से रहता है, दैट इज शरगफ्स बेस पेयर रूल। तो एक छोटी सी टॉपिक पहले पढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद शरगफ्स बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल, ठीक है। तो ये शरगफ्स बेस पेयर रूल है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको डीएनए में जो बेस पेयर्स, जो नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, दैट इज ए, टी, जी एंड सी, ये चार बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और ये तीन तीन एक साथ पेयर करते हैं तो हमारे लिए कोड, अमाइनो एसिड कोड तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसी चार नाइट्रोजन बेस पर हमें कुछ रूल्स समझाए गए हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जो पहली पॉइंट दी गई है वो ये बताई गई है कि परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टी, एंड हमारा जो सेकेंड रूल हमें समझाया गया है दैट इज परसेंटेज ऑफ जी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सी। यानी कि एडेनिन की जो परसेंटेज है वो थाइमीन के परसेंटेज के इक्वल होती है और ग्वानिन की जो परसेंटेज है वो साइटोसिन के परसेंटेज के इक्वल होती है। तो ये हमें एक थ्योरेटिकल दो स्टेटमेंट दिए गए, लेकिन इस पे जो रूल है, रूल को हम देखते हैं। जैसे नंबर ए, इस बात को हम किस बेसिस पर एक रूल वाइज बना सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। दिस इज द फर्स्ट बेस पेयर मॉडल, यानी कि यहाँ पर एक बेस पेयर रूल पहली जो तैयार हुई है वो क्या हुई है, ए जो है वो टी के बराबर होता है और जी जो है वो सी के बराबर होता है। हमारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशंस दी, जैसे ए प्लस टी विल नेवर बी इक्वल टू जी प्लस सी, यानी कि ए प्लस टी की जो इक्वल वैल्यू है वो जी प्लस सी के बराबर कभी नहीं हो सकती है। ओके, नंबर सी जो हमें इस रूल पर समझाया गया वो क्या समझाया गया, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, यानी कि ए प्लस जी जो होगा वो हमेशा टी प्लस सी के इक्वल होगा। दिस इज द थर्ड अरेंजमेंट। और चौथी अरेंजमेंट जो हमें समझाई गई है वो ये समझाई गई है, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू बेस रेशियो। बेस रेशियो का मतलब क्या होता है, बेस रेशियो को लेकर हमें यह समझाया गया है कि अगर ये बेस रेशियो लेस देन 1 होता है, इफ इट इज लेस देन 1, तो ये केस प्रोकैरियोटिक में देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोट्स का ये जो बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग अगर a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी की वैल्यू 1 से कम होती है तो इट इज रिलेटेड विद द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, इट इज ऑफ कोर्स मोर देन 1। ये क्या होगा आपका, एक से ज्यादा होगा, यानी कि इट इज मोर देन 1। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि ये 1, 2, 3 एंड 4 रूल्स हैं जो शरगफ्स रूल के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों रूल है, इसी रूल पर बेस आपको क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर एडेनिन, जैसे if adenine is 30%, find percentage of
साइटोसिन। यानी कि अगर एडेनिन जो है वो 30% है तो साइटोसिन की क्या परसेंटेज होगी? तो मैंने आपको बताया है कि एडेनिन हमेशा इक्वल है थाइमीन के, यानी कि इस दोनों की जो टोटल परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 60 होगी। व्हाई? क्योंकि एडेनिन की वैल्यू अगर 30 है, इसका मतलब थाइमीन की भी वैल्यू कितनी होनी है? 30 होनी है, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। और परसेंटेज मतलब होता है 100, यानी कि 100 माइनस 60 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 40। लेकिन आपको सेकेंड रूल याद रखना है, G इज इक्वल टू C, यानी कि इस 40 में दो चीज की वैल्यू छुपी हुई है। अब A और T का तो आपको पता चल गया, आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी टोटल वैल्यू आ रही है 40, लेकिन इसके अंदर दो चीजें शामिल है, गुआनिन और साइटोसिन, दोनों मिलकर 40 है। तो हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, G की वैल्यू हो जाएगी 20% और C की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20%, यानी कि हमारा G और C दोनों क्या हो गए? 20-20 हो गए, दोनों मिलकर 40 हो गए। दिस इज सो मच इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये 1 मार्क में पूछा जाता है। ओके, तो दिस वाज द शरगफ्स बेस पेयर रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और अब हमको स्टार्ट करना है हमारा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो इस बात को लेकर प्रूव्ड है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, दैट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू रिकमेंड दैट यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। Okay students, now we are going to start with the new topic that the genetic material is DNA. यहाँ पर ये चीज प्रूव्ड है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है अपना? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ओके, तो ये चीज यहाँ पर मेंशन है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ पे जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है दे आर हर्शी and Chase. Hershey and Chase and year 1952 तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट चुना, तो जिसके बेसिस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर उन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया है। व्हाट आर बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो वायरस होते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दीज आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। इन्हें हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस लेट्स हैव सी द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और द टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरियोफेज। तो जब इस बैक्टीरियोफेज को साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, इट इज समथिंग लाइक दिस। जब इस बैक्टीरियोफेज की ऑब्जर्वेशन हो रही थी तो इस बैक्टीरियोफेज में 3 बातें हमें बताई गई हैं। नंबर 1, इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए ऑफ कोर्स। तो दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस हेड पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ये जो हेड पार्ट होता है ये बना हुआ है प्रोटीन का। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। एक, इसके हेड पार्ट के बारे में, दिस इज द कैप्सिड एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनसाइड दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज में दो चीजें आपको दिख रही है, एक डीएनए और एक प्रोटीन। हमारे साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए किया कि एग्जैक्टली इज इट डीएनए दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया? क्या डीएनए ही होगा जो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा या फिर प्रोटीन? तो यहाँ पे 90% रेशियोज चांसेस थे, जो कि पहले के ऑब्जर्वेशन से क्लियर था कि डीएनए ही होना चाहिए, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सो दिस इज आवर बैक्टीरियोफेज। ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज, जिसमें आपको मैंने बताया है कि इसका जो हेड है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उसको हमने रेडियो लेबल्ड किया है S35 के साथ, और इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है दिस इज लेबल्ड विद द हेल्प ऑफ P32, यानी कि इसको हमने फास्फोरस 32 के साथ लेबल्ड कर दिया है। अब आगे के एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं कि आगे का एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हुआ, विद अ वेरी लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम फॉर यू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स कंक्लूड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सून।
Okay students, now this is the experimental idea and experimental process through which we can have the idea that DNA is the genetic material. यानी कि यहाँ जो सेटअप मैंने बनाया है आपके लिए, इस सेटअप के बेसिस पर आप पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टेप नंबर 1. हमारा सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन का स्टेप. इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसको और बैक्टीरिया को हमने एक साथ एक दूसरे के इन्फेक्शन के लिए एक जगह पे रख दिया. यानी कि सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है कि वायरस और बैक्टीरिया जो है वो एक साथ इन्फेक्शन स्टेज, यानी कि ये जो वायरस है अब इस बैक्टीरिया पर अपना इन्फेक्शन डालेगा या इसको इन्फेक्ट करेगा. तो यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है कि वायरस और बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हो रहा है. तो दो जगह एक ही बात क्यों लिखी गई है, ये मेन पॉइंट है. वो इसलिए लिखी गई है कि यहाँ हमने जो वायरस लिया है, इस वायरस में हमने P32 से इसके डीएनए को लेबल्ड किया है. यानी कि यहाँ जो वायरस है इसमें हमारा मेन जो पर्पस है वो ये देखना है कि इस वायरस का डीएनए आगे आता है कि नहीं. और यहाँ हमने जो इस वायरस को लिया है, इसमें हमने इसके S35 से इसके प्रोटीन कैप्सूल को लेबल्ड किया है. यानी कि हमने दो जगह पे सेटअप किया है. पहला सेटअप जो हमारे डीएनए को लेकर प्रोसीड होगा, वायरस के डीएनए को लेकर प्रोसीड होगा, और दूसरा सेटअप जो है वो उसके प्रोटीन कैप्सूल को लेकर प्रोसीड होगा. क्योंकि डाउट्स ये थे कि या तो प्रोटीन या तो डीएनए, दोनों में से कोई है जो जेनेटिक मटेरियल बनकर सामने आने वाला है. इसलिए हमने अलग अलग जगह पे सेटअप किया ताकि हम दोनों एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देख सके. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है. सेकंड स्टेप जो है वो ब्लेंडिंग का स्टेप है. ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब ये वायरस अपने प्रोटीन कैप्सूल को रिलीज कर देता है. जब ये वायरस अपने प्रोटीन कैप्सूल को रिलीज कर देता है और उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, और ये दोनों आपस में इन्फेक्शन स्टेज में आ जाते हैं, कॉम्बाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, देन इट इज नोन एज ब्लेंडिंग. तो यहाँ पे आपको बताया गया कि अब ये वायरस और ये बैक्टीरिया, ये दोनों आपस में अपने शेल को तोड़कर, अपने आउटर स्ट्रक्चर से निकलकर, दोनों के मटेरियल्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, या इन्फेक्शन की प्रोसेस जो हो रही है वो कंटिन्यू है. यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया को इससे दिखाया है और वायरस को ऐसे. तो यहाँ पे सेम चीजें हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है. ब्लेंडिंग के बाद हमारे साइंटिस्ट ने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में किया जाता है, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर काम करता है. तो यहाँ पे मैंने तीसरी स्टेप ली है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए मैंने एक ट्यूब लिया है, दैट इज सुपरनेटेंट पार्ट, एंड दिस इज पैलेट पार्ट. ये जो लास्ट का पार्ट आप देख रहे हैं ये पैलेट पार्ट होता है. तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुपरनेटेंट जोन जो है इसमें प्रेजेंट रहता है S35, लेकिन जहां पर बैक्टीरियल सेल पाया गया, दिस इज द बैक्टीरियल सेल. ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हमने चेक किया तो S35 was not detected. S35 was not detected. तो यानी कि हमने जब बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व किया तो उसमें S35 नहीं मिला, लेकिन S35 ब्लेंडिंग होने के बाद सुपरनेटेंट जोन पर मिल गया. लेकिन यहाँ देखिए इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे सुपरनेटेंट जोन में P32 was not found, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव चीज जो थी यहाँ पर प्रेजेंट was not present. यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल्ड प्रोडक्ट या रेडियो लेबल्ड जो केमिकल है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था. लेकिन जब हमने बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व किया, when we observed the bacterial cell, जब हम बैक्टीरियल सेल को चेक करते हैं तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर we found P32 was present. यानी कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, P32 was प्रेजेंट. तो यहाँ यानी कि ये चीज आपको ऑब्वियसली दिख रही होगी कि जो बैक्टीरियल सेल है तो उस सेल में अगर जो भी चीज जेनेटिक मटेरियल होती है तो वो एक से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर होती है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा इस वायरस का जोन है, जो बैक्टीरियोफेज की जगह थी, वहां पर तो S35 था, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल हमने चेक किया तो बैक्टीरियल सेल में S35 हमें नहीं मिला. और आपको याद होना चाहिए कि S35 से आपने उसके प्रोटीन को लेबल्ड किया था. हियर वी हैव रिटन कि हमने प्रोटीन कैप्सूल को S35
S35 से लेबल्ड किया है, और S35 का बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट रहना इस बात को प्रूव कर गया कि बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन कॉपी नहीं हुआ है या प्रोटीन वहां तक नहीं इंटर किया है। लेकिन जब इसको चेक किया गया तो इसमें उस वायरस के जगह पर जहां पे वायरस का प्रोटीन मिलना चाहिए वो वहां नहीं मिला, लेकिन वो चीज बैक्टीरियल सेल में मिल गई। यानी कि जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है इसमें फास्फोरस P32 प्रेजेंट है, लेकिन P32 जहां मिलना चाहिए वहां नहीं मिला। यानी कि वायरस के अंदर का सारा P32 यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, जिसको हमने फास्फोरस से लेबल्ड किया था, वो टोटली का टोटली बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर चुका है। इसीलिए वो P32 हमें किस में मिला? बैक्टीरियल सेल में मिला। यानी कि बैक्टीरियल सेल में P32 का मिलना इस बात को प्रूफ करता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर होकर आया। यानी कि यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन साफ साफ क्लियर है, S35 एब्सेंट है लेकिन P32 जो है वो मिल गया। इससे ये बात क्लियर हो गई कि यस द मटेरियल वाज डीएनए ओनली, सिर्फ डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरह से हमने हमारे ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीटली क्लियर किया। मैं एक बार फिर से आपको एक रिकैप करा दूं, हमने दोनों ही वायरस को अलग अलग लिया है। एक वायरस में हमने इसके प्रोटीन कैप्सूल को S35 से लेबल्ड किया है और दूसरी तरफ हमने डीएनए को P32 से लेबल्ड किया है। फर्स्ट स्टेप है हमारी इन्फेक्शन, जब ये दोनों आपस में इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। इन्फेक्शन के बाद हमारी सेकेंड स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब ये बैक्टीरियोफेज अपने प्रोटीन कैप्सूल को हटाकर इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है और ये बैक्टीरिया पर अटैक करना शुरू कर देता है, तो दिस इज नोन एज ब्लेंडिंग। उसके बाद हमने तीसरी स्टेप डाली है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम रिजल्ट देखते हैं और हम क्या देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में S35 जो है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट है लेकिन P32 बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, और P32 का प्रेजेंट होना यानी कि फास्फोरस 32 का प्रेजेंट होना इस बात को प्रूव कर देता है कि डीएनए ही है जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। तो दैट्स इट, दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक एंड एब्सोल्युटली इट इज टोटली क्लियर टू यू। एंड next class we are going to proceed with our next topic, that is either DNA or RNA, both are genetic material but still why DNA is predominant। तो अपनी अगली टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर फोकस करेंगे। Till then please take care and have a nice day. Thank you।